देखो भाई, आपका पीडिया का ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जुलाई 2007 का पेपर है। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 5 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका व्हाट आर फेवराइल कन्वर्जन। इसके अंदर आपको क्या करना है कि फेवराइल कन्वर्जन के बारे में बताना है। तो इसमें सबसे पहले आपको फेवराइल का मीनिंग बता देना एक लाइन के अंदर। तो ठीक है, एक्चुअल मीनिंग इसका क्या होता है, फिर आपको कन्वर्जन के बारे में बताना है, फिर आपको एक साथ में फेवराइल कन्वर्जन की क्या बतानी है, डेफिनेशन बतानी है। ठीक है, फिर क्या है, लिस्ट द वेरियस कोज ऑफ कन्वर्जन अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रंस के अंदर क्या क्या कोज रहेंगे, किसके, फेवराइल कन्वर्जन के। नेक्स्ट क्या करना है, इसके बारे में आपको नर्सिंग केयर के बारे में बताना है। एक 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, कन्वर्जन आ रहे हैं उसको, तो 5 ईयर चाइल्ड के अंदर आप क्या क्या नर्सिंग केयर करोगे, ये बताना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है स्पाइना बाइफिडा। ठीक है, तो और उसके टाइप बताने हैं और उसका सर्जिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपको माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन के बारे में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब माइल्ड और मॉडरेट और सीवियर डिहाइड्रेशन में क्या डिफरेंस है, टेबल बना के आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद में आपको ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में बताना है। इतना करने के बाद में आपको बताना है कि आप इस क्लाइंट के लिए, या फिर एक इन्फेंट है जिसको क्या हो रखा है, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रखा है। ठीक है, तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस वाले क्लाइंट के अंदर, ठीक है, आप क्या इंटरवेंशन करोगे, इसके बारे में बताना है। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर क्वेश्चन, राइट नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर चिल्ड्रन हैविंग फॉलोइंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो चाइल्ड हैविंग एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा, अस्थमा वाले क्लाइंट के अंदर क्या आप नर्सिंग इंटरवेंशन करोगे, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले के अंदर क्या करोगे, और अनकॉन्शियस चाइल्ड के अंदर क्या करोगे। ठीक है, तो इनमें से आपको 3 क्वेश्चन करना है, तीनों 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर का होगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, आपको इनमें से कोई 2 पर क्या करना है, शॉर्ट नोट करना है, फोटोथेरेपी के ऊपर, फैमिली सेंटर्ड केयर के ऊपर, और एक होम, मतलब घर के अंदर एक्सीडेंट से कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। एक्सीडेंट का मतलब होता है कि वो गिर गया, ठीक है, चोट लग गई, ठीक है, किसी मशीनरी से चोट लग गई या फिर गिरने से चोट लगी, तो उससे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका पेपर। अब बात कर लेते हैं 1 बाय 1 आपको करना क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हमने पढ़ा, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर फेब्राइल कन्वर्जन। ठीक है, फेब्राइल कन्वर्जन क्या है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो क्या बताएंगे इसके अंदर अपने कि फेब्राइल कन्वर्जन के बारे में, फेब्राइल का मतलब होता है फीवर। ठीक है, फेब्राइल का मतलब क्या है, फीवर होता है। ठीक है, और कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन की जो अब ब्रेन का जो सीएनएस है, ठीक है, सीएनएस क्या हुआ है, अब सीएनएस के अंदर कोई ना कोई अबनॉर्मलिटी हुई है। ठीक है, मतलब सीएनएस अब अबनॉर्मल फंक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से उस क्लाइंट को क्या आ रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। अब फेब्राइल कन्वर्जन की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे कि फेब्राइल कन्वर्जन रेफर्स टू द सीजर एसोसिएटेड विद फीवर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस फेब्राइल कन्वर्जन वाले क्लाइंट के अंदर, ठीक है, क्लाइंट को सीजर आएंगे, और वो सीजर किससे एसोसिएट होंगे, फीवर से। ठीक है, मतलब क्लाइंट को फीवर आ रहा है और साथ में क्या आ रहे हैं, कन्वर्जन आ रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर बट एक्सक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू सीएनएस इन्फेक्शन। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सीएनएस इन्फेक्शन को एक्सक्लूड करते हैं, मतलब सी एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब सीएनएस इन्फेक्शन से ये रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। नेक्स्ट के अंदर बता रहा है इट इज़ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कन्वर्जन इन अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर फेब्राइल कन्वर्जन होने का मोस्ट कॉमन मतलब मोस्ट कॉमन कॉज है कन्वर्जन का, कौन सा, फेब्राइल कन्वर्जन। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू अब्रप्ट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब इसके अंदर बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तभी तो क्या बोल रहे हैं अपने,
इसको फेवरेबल कन्वर्जन बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना था आपका इंट्रो इसके बारे में। नेक्स्ट आपका इसके कोज क्या होंगे, ठीक है। अब कोज के अंदर हम दो चीजें बताएंगे कि नियोनेटल कोज क्या होगा और इन्फेंट और यंग चिल्ड्रन में क्या कोज होंगे, ठीक है। ये दो चीजें बतानी है आपको। ये दो चीजें बताने के लिए आपको सबसे पहले हेडिंग लगानी है। क्या हेडिंग लगाओगे? नियोनेटल पीरियड, ठीक है। नियोनेटल पीरियड का मतलब कि अप टू 28 डेज, मतलब 28 दिन के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? बर्थ एस्फैक्सिया, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो सकता है। दूसरा हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, या फिर बर्थ इंजरी की वजह से हो सकता है, ठीक है। मतलब ये है कि हाइपोक्सिया का मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज या सेल्स, ठीक है। टिश्यू या सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया बोलते हैं। एस्फाइक्सिया का मतलब ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की कमी, या फिर बर्थ इंजरी, तीनों की वजह से क्या अफेक्ट हुआ? आपका सीएनएस अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। तो अगर ब्लड शुगर लेवल कम होगा, उस कंडीशन में आपके ब्रेन के अंदर ग्लूकोज की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि आपके ब्रेन को चलने के लिए, आपके माइंड को चलने के लिए क्या जरूरी है? ग्लूकोज जरूरी है, और वो ग्लूकोज आपके ब्लड के अंदर पहले से ही कम है, ठीक है। अगर ग्लूकोज कम होगा तो ब्रेन के अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम होगा, और ब्रेन के अंदर ब्लड ग्लूकोज कम होगा तो ब्रेन की सेल्स क्या होंगी? अफेक्ट होंगी, उनके फंक्शन क्या होंगे? अफेक्ट होंगे, और इनके फंक्शन अफेक्ट होंगे तो सीएनएस भी क्या हो रहा है? अफेक्ट हो रहा है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन, ठीक है, वहाँ की सेल अफेक्ट हो रही तो सीएनएस अफेक्ट हो रहा है इसका मतलब, और सीएनएस अफेक्ट होगा तो उस क्लाइंट को क्या आएंगे? सीजर आएंगे। क्या आएंगे? सीजर आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे? सीजर आएंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये है आपका हाइपोग्लाइसेमिया के बारे में बता दिया, हाइपोग्लाइसेमिया से कैसे होगा। नेक्स्ट हाइपो या फिर हाइपरनेट्रेमिया। हाइपो का मतलब होता है लैक ऑफ सोडियम इन ब्लड, ठीक है, या फिर डिक्रीज लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड। ब्लड के अंदर या तो सोडियम का लेवल ज़्यादा है, या फिर सोडियम का लेवल ब्लड के अंदर क्या है? ज़्यादा है। दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका सीएनएस क्या होता है? अफेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि नर्व सिस्टम के अंदर आपकी इम्पल्स को जनरेट करने के लिए सोडियम का बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है? रोल रहता है, ठीक है। सबसे बड़ा रोल निभाता है ये आपका सोडियम। अगर ज़्यादा हो गया तो गड़बड़, और कम हो गया तो गड़बड़ रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका इसी के अंदर कोज रहता है नारकोटिक ड्रग्स। नारकोटिक्स ड्रग वो होती हैं जो जिनसे, जैसे कि ओपियोइड्स हैं, ठीक है, मतलब जो ड्रग्स नशे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर वो मेडिसिन जो सीवियर पेन वाली कंडीशन में यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? नारकोटिक ड्रग्स बोलते हैं। अगर कोई क्लाइंट नारकोटिक्स ड्रग यूज़ कर रहा है, या फिर नारकोटिक ड्रग्स की वजह से जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं ना, उनकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और एक्सीडेंटल इंजेक्शन की वजह से हो सकता है, मतलब एक्सीडेंटल का इंजेक्शन मतलब गलत इंजेक्शन लगने की वजह से हो सकता है, ठीक है। कौन सा इंजेक्शन? लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इनटू फिटल स्कैल्प। कई बार क्या होता है कि हम एनेस्थेसिया दे रहे हैं क्लाइंट को, ठीक है, लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है, कहाँ देना था? फिटल स्कैल्प पर देना था, लेकिन जितने अमाउंट देनी थी उससे क्या हो दे दिया उसको? ज़्यादा दे दिया, ठीक है। तो भी क्या हो सकता है? उसको सीएनएस डिप्रेजेंट हो सकता है, और सीएनएस डिप्रेजेंट हो तो कन्वर्जन आएंगे। उसके बाद में आएगा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन का मतलब आपने एनस्पेली, ठीक है, एनसेफलाइटिस, सॉरी एनसेफलाइटिस के अंदर नहीं होगा, ठीक है, या फिर ब्रेन की कोई भी कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, मतलब कोई भी डिजीज हुई है उसको, या फिर स्पाइना बाइफिडा है, ठीक है। इनमें से कोई भी कंडीशन जो क्या है? जन्मजात है, उनकी वजह से भी क्या हो सकता है? आपको इस क्लाइंट के अंदर कन्वर्जन देखने को मिल सकता है। पायरिडॉक्सिन डेफिशिएंसी। पायरिडॉक्सिन कौन सा विटामिन होता है? विटामिन विटामिन B6 होता है, ठीक है, विटामिन B6। विटामिन B6 की अगर कमी होगी तो क्या होता है? आपका नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है, क्योंकि आपके नर्व सिस्टम के अंदर विटामिन B6 है। नर्व सिस्टम को या न्यूरॉन के सफिशिएंट या फिर एफिशिएंटली वो वर्क करे, अच्छे से वो काम करे, उसके लिए क्या ज़रूरी है? विटामिन B6 ज़रूरी है। अगर विटामिन B6 की कमी होगी तो नर्व सिस्टम पर क्या पड़ता है? अफेक्ट पड़ता है, और सीएनएस क्या होगा? अफेक्ट होगा। तो उस कंडीशन में भी इस क्लाइंट को क्या आ सकते हैं? चक्कर आ सकते हैं, कन्वर्जन
हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूनिफॉर्म एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो भी ये हो सकता है, ठीक है। या फिर इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है, मतलब इंट्रा यूट्राइन का मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो भी हो सकता है। और कौन सा इन्फेक्शन? टॉर्च। कौन सा? टॉर्च, एस नहीं है यहाँ पर, टॉर्च याद रखना आपको। टॉर्च का मतलब टोगा वायरस वाला हो गया, टोक्सोप्लाज्मोसिस हो गया, ठीक है। और अदरवाइज हो गया रुबेला हो गया, साइटोमेगाला हो गया, और हर्पीस इन्फेक्शन हो गया। इनमें से कोई अगर इन्फेक्शन है तो आप उसकी वजह से बता सकते हो कि फेब्राइल इन्फेक्शन, सॉरी फेब्राइल कन्वर्जन आ सकते हैं। ये था आपका नियोनेटल कोज, ठीक है। नियोनेटल के बाद में नेक्स्ट आपके कोज देखेंगे हम किसके बारे में, इन्फेंट के बारे में और यंग चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। यंग चिल्ड्रन के अंदर एक तो फेब्राइल कन्वर्जन खुद हो गया, ठीक है। साइटोमेगालो वायरस हो गया, ठीक है। और क्या होगा, पोस्ट इन्फेक्शन एन्सेफेलोपैथी हो सकता है, ठीक है। मतलब एन्सेफेलोपैथी मतलब इन्फेक्शन हुआ कि इसके अंदर ब्रेन की सेल्स के अंदर या फिर पेरेन्काइमल सेल्स ऑफ पेरेन्काइमल सेल या टिश्यू के इसके ब्रेन के, ठीक है। पर्ट्यूसिस की वैक्सीनेशन किया उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक एक्सीडेंटल इंजरी हुई है या फिर नॉन एक्सीडेंटल इंजरी हुई है उसकी वजह से हो सकता है। या फिर उस क्लाइंट को क्या है, ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन के अंदर अब्सेस है, अब्सेस का मतलब पस फॉर्मेशन, ठीक है। और ट्यूबेक्लोमा, ठीक है, ट्यूबेक्लोमा, ठीक है। कोई भी मतलब अब नॉर्मल मेटास्टेटिक उसको क्या हुआ, माइलोमा हुआ है, ठीक है। या फिर उसको कोई कैंसर वाली कंडीशन तो हो सकता है। या फिर इंट्राक्रेनियल हेमरेज हुआ है, ठीक है। और डिसएमिनेटेड इंट्रायूट्राइन उसको क्या हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, डिसऑर्डर डीएस यूट्रस का, ठीक है। और कोई भी आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन है, इन सभी की वजह से क्या अफेक्ट हो रहा है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी ड्रग है या फिर कोई भी पॉइजन है, जैसे कि फिनोथियाजिन है, सेलिसिलेट्स है, ठीक है, पिपराजिन है, इनकी वजह से हो सकता है। या फिर कोई इडियोपैथिक एपिलेप्सी है, इन सभी की वजह से क्या हो सकता है, क्लाइंट को कन्वर्जन आ सकते हैं। और कौन से कन्वर्जन आ सकते हैं, फेब्राइल, ठीक है। अब इसका जो मैनेजमेंट है वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी मैनेजमेंट के अंदर कौन सा मैनेजमेंट है, कौन सा, नर्सिंग मैनेजमेंट। और इसी के आपको क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आपको इंटरवेंशन का पूछा है यहाँ पर, नर्सिंग मैनेजमेंट का। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले उस क्लाइंट को किससे प्रिवेंट करना है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, सॉरी इंजरी से प्रिवेंट करना है, ठीक है। सेफ्टी आपको सबसे पहले, क्यों कन्वर्जन आते हैं, चक्कर आते हैं, तो चक्कर की वजह से, चक्कर आने की वजह से क्लाइंट गिरेगा, ठीक है। गिरेगा तो उसको क्या हो सकती है, कोई भी इंजरी हो सकती है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्लाइंट को हम क्या करेंगे कि आसपास में अगर कोई हार्ड ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहाँ पे कोई शार्प तीखा नुकीला ऑब्जेक्ट पड़ा है, ठीक है, या फिर कोई टॉयज है नुकीला, ठीक है, तो इनको क्लाइंट्स क्या रख देना है, दूर रख देना है। जिस मतलब पेशेंट अगर बेड पर है, ठीक है, तो और फ्लोर पर है, सॉरी बेड पर है, तो वो उस पर गिर सकता है, उसकी मतलब कोई भी इंजरी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और बच्चे को कभी भी कहाँ नहीं सुलाना, ऑन द फ्लोर, नीचे नहीं सुलाना, ठीक है। इसके अलावा साइड रेल को आप अप कर सकते हो, मतलब आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर बेड होते हैं और उस बेड के दोनों साइड में क्या होते हैं, साइड रेल्स होते हैं, उनको ऊपर उठा देते हैं ताकि बच्चा नीचे ना गिरे, ठीक है, क्योंकि उसको कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट को क्या आते हैं, ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन होते हैं, उस ओरोफेरेंजियल सिक्रेशन को आप रिमूव करना, आपको किससे, सक्शनिंग कर सकते हो आप, ठीक है। या फिर हेड को वन साइड क्या कर सकते हो, टर्न कर सकते हो, मतलब वन साइड पोजीशन या लेटरल साइड पोजीशन दे देंगे, इससे क्या होगा, उसका जो स्लाइवा का सिक्रेशन हो रहा है वो क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ताकि उसको क्या ना हो, एस्पिरेशन निमोनिया ना हो, ठीक है। और साथ में क्लाइंट को क्या करना है, ऑब्जर्वेशन में रखना है, और उसकी फ्रीक्वेंट मतलब बार बार क्या करनी है, मॉनिटरिंग करनी है कि उसको कोई कंडीशन ना हो। कौन सी कंडीशन ना हो, और कौन सी कंडीशन चेक करनी है, उसके वाइटल साइन चेक करने हैं, उसका एयरवे ब्रीदिंग पैटर्न क्या है, वो अच्छे से सांस ले पा रहे नहीं पा रहे वो करने हैं, प्री सीजर इवेंट्स देखने हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ओरा मतलब कन्वर्जन आने से पहले की जो स्टेज है वो ओरा रहती है उसका रखना है, मतलब ओरा हो रहा है तो मतलब उसको क्या हो सकता है, सीजर्स आ सकते हैं, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट ड्यूरिंग सीजर, ठीक है, किस प्रकार के मूवमेंट्स है, जैसे टॉनिक है या फिर कोलोनिक सीजर है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। आई मूवमेंट्स देखने हैं, प्यूपिल का साइज देखना है, और ब्लैडर इनकंटिनेंस। ब्लैडर इनकंटिनेंस का मतलब क्या होता है, उसको ड्रिबलिंग होती है यूरिन की, मतलब अपने वो ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको इनवॉलंटरी यूरिन पास आउट होगा, ठीक है। उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखना है, उसका न्यूरोलॉजिकल स्टेटस भी चेक करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। पोस्टिकल पोस्टिकटल पोस्टिकल इन्वेंट्स देखना, मतलब उसको पैरालिसिस वाली कंडीशन देखनी है, ठीक है। उसको मेमोरी वाली देखना, मेमोरी उसकी कैसी है, और स्पीच अल्ट्रेशन को चेक करना है, ठीक है। और इसके अलावा और आप क्या कर सकते हो, उसको जो प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशन है, जो डॉक्टर ने मेडिसिन बताई उसको एडमिनिस्टर करनी है। रूट का ध्यान रखना है, भी कौन सा रूट बताया, आईएम बताया है या आईवी बताया है या फिर ओरल रूट बताया है, इसका भी ध्यान रखना है। और जो भी डॉक्टर ने डाइट का बोला है उसको आपको क्या करना है, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है, उसके फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। तो ये था आपका सेफ्टी मेजर्स, ठीक है। ड्यूरिंग सीजर आपको क्या क्या सेफ्टी करनी है। नेक्स्ट आपका प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट एंड एस्पिरेशन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि उसको वन साइड पोजीशन देंगे ताकि सिक्रेशन बाहर निकलते रहे, और सिक्रेशन आउट ऑफ ओरल कैविटी रहेगा, ठीक है, मतलब ओरल कैविटी से आउट रहेंगे तो उसको क्या नहीं होगा, एस्पिरेशन नहीं होगा, मतलब लंग्स के अंदर वो फ्लूइड नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप क्या किससे प्रिवेंट कर दिया आपने, रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने से प्रिवेंट कर लो, निमोनिया से प्रिवेंट कर लोगे, ठीक है। और उसको कपड़े कैसे पहनाने हैं, लूज क्लॉथिंग कर देनी है, ठीक है, कपड़े लूज पहना। दूसरा लूजन क्लॉथिंग अराउंड नेक, मतलब आपको कोई ऐसा कपड़ा नहीं पहनाना जिससे उसकी नेक क्या हो, टाइट रहे, ठीक है। कई बार हम राउंड नेक वाली क्या ले आते हैं, टी शर्ट वगैरह ले आते हैं, वो ज़्यादा टाइट रहती है, या फिर और कोई कपड़ा ऐसे घर पे बना लेते हैं जिससे क्या होती है, उसकी नेक क्या रहती है, टाइट रहती है, ठीक है। और हमेशा चाइल्ड को क्या रखना, फ्लैट रखना है, ठीक है। मतलब आपको मैंने लेटरल पोजीशन का बोला था, वो हेड की पोजीशन है, ना कि क्लाइंट की पोजीशन है वो, ठीक है। हेड को आप लेटरल करना है। अवॉइड रिस्ट्रेनिंग, मतलब रिस्ट्रेनिंग नहीं, रिस्ट्रेनिंग मतलब उसको बांधना नहीं है। कई बार क्या होता है, हम रिस्ट्रेन करते हैं क्लाइंट को, वो नहीं करना, ठीक है। नॉट टू गिव एनीथिंग इन माउथ, माउथ के अंदर कुछ भी नहीं देना उसको, ठीक है। उसका एयर भी क्या रखना, क्लियर रखना है। उसके सिक्रेशन को टाइम टू टाइम रिमूव करते रहना है, और हेड को एक साइड में क्या कर देना है, टर्न कर देना है, और जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। आगे बात समझ में, इतना है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहेगा अपना, स्पाइना बाइफिडा, ठीक है, स्पाइना बाइफिडा। आपने पढ़ा हुआ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है। और न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट दो टाइप थे, वैसे बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। इसके अंदर टाइप रहते हैं आपका, एक तो आपका क्या रहेगा, ऊपर कर देता हूँ मैं, एक तो क्या रहेगा आपका स्पाइना बाइफिडा, ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा होगा स्पाइना अकल्टा, ठीक है। तो ये दो टाइप होते हैं, स्पाइना बाइफिडा और स्पाइना अकल्टा, ठीक है। अब हम बात करें स्पाइना बाइफिडा की यहाँ पर, तो स्पाइना बाइफिडा में यहाँ पर क्या होगा कि स्पाइना बाइफिडा इज ए कंजेनिटल न्यूरोट्यूब डिफेक्ट, मतलब जन्मजात उसकी जो न्यूरल ट्यूब उसके अंदर क्या है, कोई ना कोई डिफेक्ट है, विच इन विच देर इज इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ द वर्टिब्रा एंड न्यूरल ट्यूब ड्यूरिंग फिटल डेवलपमेंट। जब उसके जो वर्टिब्रा है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो बन रही थी और उसके अंदर जो न्यूरल ट्यूब बन रही थी वो क्या नहीं हुई, अच्छे से बढ़ नहीं पाई, और मतलब बंद तो गई, मतलब क्लोज नहीं हो पाई, ठीक है। क्लोज नहीं होगी तो इस तरीके से एक सैक बन जाएगा पीछे की तरफ, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहेगी, मेनिंजे रहती है, इसके अंदर नर्व का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, और इस सैक के अंदर फ्लूइड भी हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या, स्पाइना बाइफिडा। अब इसके अंदर नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे,
और नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो उसका क्या बोलेंगे, उस बेस पर उसके आगे क्या बनाएंगे अपने टाइप बनाएंगे, जैसे मेनिंजियोमाइलोसिल और मेनिंजियोसिल, ठीक है, आगे टाइप आ जाएंगे। ये हो गया आपके स्पाइना बाइफिडा के बारे में। कॉज क्या हो सकते हैं, कॉज नहीं बताया यहाँ पर इन्होंने, कॉज मैं बता देता हूँ आपको, कॉज क्या होंगे, लिख लेना भाई कॉज क्या होगा। कॉज क्या होंगे कि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन कॉज तो यही है, क्या है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, नोट कर लेना कॉपी में, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। तो फोलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी है तो उस क्लाइंट को हो गई होगा क्या, स्पाइना बाइफिडा। या मदर क्या कर रही है, कोई ड्रग का यूज़ कर रही है, टेरेटोजेनिक कोई ड्रग है, ठीक है। तो ये कॉज हो सकते हैं ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ, ठीक है। आगे बात समझ में। अब अगर ये क्रेन डिजीज हो गई तो क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, क्लिनिकल फीचर और टाइप्स आप साथ में बता सकते हो, या फिर ये करो आप कि पहले इसके टाइप बता दो, ठीक है, ऐसे मत करो, पहले क्या बता दो इसके टाइप्स, ठीक है। पहला टाइप क्या है, मेनिंजियोसिल। दूसरा टाइप क्या है, मेनिंजियो मायोसिल, ठीक, ये टाइप बता दो आप, नाम लिख दिया अपने टाइप का। अब वन बाय वन इन टाइप को आप डिफाइन कर दो, ठीक है। कहाँ गया भाई, हाँ, पहले आप टैब्स के अंदर ये बता दो, टैब्स के अंदर मतलब ये बता दो मेनिंजियो सेल के बारे में। मेनिंजियो सेल के अंदर आपको क्या बताना है, क्लिनिकल फीचर्स नहीं बताने। मेनिंजियो सेल के अंदर एक तो ये लिख देना, सिम्टम्स चाइल्ड में प्रेजेंट, ठीक है, सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मेनिंजियो सेल में क्या होगा, इसके अंदर आपको ये बताना है कि इसके अंदर एक सैक बनता है, उस सैक के अंदर फ्लूइड होता है और मेनिंजियो का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है, नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये बातें आपको लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको हेडिंग लगानी है मेनिंजियोमाइलोसिल की, ठीक है। तो इसमें लिखना है इसमें सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर जो सेक बनेगा उस सेक के अंदर फ्लूइड भी होगा, सीएसएफ फ्लूइड है, ठीक है, सीएसएफ भी होगा उसके अंदर, मेनिंजे भी होगा उसके अंदर, और उसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, नर्व का भी क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें लिख देनी है। इतना बताने के बाद में अब आपको लगाने हैं क्या, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम आप किसके बता रहे हो, मेनिंजियोमाइलोसिल और मेनिंजियोसिल के, तो पहले हेडिंग लगाओ किसके लिए बताने, मेनिंजियोसिल, ठीक है, ऐसे बताना पहले, मेनिंजियोसिल के बता दो। अब मेनिंजियोसिल के क्या बताओगे, इसमें लिख रखा है, इसके अंदर क्या होगा, ये वापस लिख दो लाइन, सिम्टोमेटिक सेल में प्रेजेंट, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकते हैं। सिम्टम्स होंगे तो क्या होंगे, सॉरी इसके अंदर सिम्टम होंगे, अकल्टा में सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, वीकनेस ऑफ लेग होगा, ठीक है, और स्पेंक्टर पर वो क्या नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और इसको इसके साथ में अबनॉर्मलिटी क्या हो सकती है, हाइड्रोसपेलस भी हो सकता है, ठीक है, थेरेटेड कॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर कॉर्ड का क्या हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो मैंने वाले वाली कंडीशन होता होगा, ठीक है। तो बस इतनी कंडीशन होती है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको साइन सिम्टम के अंदर डिले हो दोनों मेनिंजियोमाइलोसिल, इसमें फ्लैसिड पैरालिसिस होगा, सेंसेस सेंसेशन नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे सेंसेशन, क्योंकि
उस क्लाइंट का किस का इन्वॉल्वमेंट हो रखा है, नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो रखा है, तो नर्व अफेक्ट होगी तो उसको पैरालिसिस हो जाएगा, उसके हाथ पैर काम नहीं करेंगे, ठीक है, और लोअर बॉडी लोअर एक्सट्रीमिटी जो काम नहीं करती है, ठीक है, उसके रिफ्लेक्सेस हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। उसको पोस्चुरल अबनॉर्मलिटी हो सकती है, जैसे क्लब फुट हो सकता है, पैर है नीचे से ना टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, ठीक है। सबलक्सेशन ऑफ हिप हो सकता है, हिप डिसलोकेशन, ठीक है। हिप्स का क्या होगा, डिसलोकेशन होगा, और एडोस्पेलेस भी हो सकता है। हाँ जी, क्या हुआ? आवाज़ क्लियर नहीं आ रही भी आपकी। आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज़ क्लियर आ रही है क्या? चलिए, ये मैं एक बार टॉपिक कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या करोगे आप, ये साइन सिम्टम बताने के बाद में आपको क्या करना है, डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन करना है। क्या करना है? डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन करना है, ठीक है। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या करोगे, एक तो आपको अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल चेक करना है, ब्लड के अंदर कितना है। कब करोगे? 16 से 18 वीक पर, ठीक है। एएफपी नॉर्मल है या नहीं है, एमनियोसेंटेसिस करते हैं, और अल्ट्रासाउंड भी आप करवा सकते हो। आफ्टर डिलीवरी आपको क्या करना है, आफ्टर डिलीवरी एक्सरे करवा सकते हो, सीटी स्कैन करवा सकते हो, और माइलोग्राफी भी करवा सकते हो, ठीक है। एमआरआई करवा सकते हो, कंप्लीट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, ठीक है, और रूटीन ब्लड एंड यूरिन एग्जामिनेशन भी आप करवा सकते हो। अब आपको क्या करना है, इसका मैनेजमेंट करना है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करोगे? हाँ जी, क्या हुआ? चलिए मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे।